गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में स्प्रिंग के लिए मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व प्रूव किया। तो बेटा एक एग्जांपल और ले लेते हैं और उसके लिए भी हम मैकेनिकल एनर्जी को प्रूव कर देते हैं कि भाई मैकेनिकल एनर्जी हमारी क्या है, कंजर्व्ड है। तो एग्जाम्पल्स को बेटा हम इलस्ट्रेशन भी बोल देते हैं, इलस्ट्रेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है भाई, या आप चाहो तो यहाँ पे भाई मैकेनिकल एनर्जी भी लिख सकते हो बेटा, क्योंकि एनर्जी भाई कई टाइप की होती हैं और कुछ ऐसी फोर्सेज भी होती हैं जो कैसी होती हैं बेटा, नॉन कंजर्व्ड होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप मेंशन कर दोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि हम कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं, भाई मैकेनिकल की बात कर रहे हैं। तो मैकेनिकल में बेटा कौन कौन सी एनर्जी आती है आपकी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो भाई हमें प्रूव करना है कि काइनेटिक का सम और पोटेंशियल का सम आपका क्या रहता है भाई, कॉन्स्टेंट रहता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ये भी हमारा ग्राउंड है। इस ग्राउंड से बेटा कोई h हाइट तक हमने किसी बॉल को ऊपर उठाया है। ये हाइट कितनी है भाई, h। अब इन पॉइंट्स के हम नाम दे लेते हैं भाई, एक बार तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे ए पॉइंट पर, ठीक है। एक बार कहीं भाई मिडल सी में कैलकुलेट कर लेंगे और एक बार लास्ट में। तो ए बी एंड सी पे हम एनर्जी निकाल के देख लेते हैं, टोटल एनर्जी यानी मैकेनिकल और पोटेंशियल। अगर वो सेम आई तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि हमारी मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पहले निकालते हैं एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर भाई आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, यही होगी भाई एच हाइट से अबाव, ये ग्राउंड से, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ काइनेटिक एनर्जी की, तो भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ एम वी का स्क्वायर। यहाँ पे वी क्या है, वेलोसिटी। यहाँ पे भाई टॉप पे और रेस्ट पे ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, तो उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर यानी जीरो का स्क्वायर। तो क्या आई भाई, जीरो आई। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपकी मैकेनिकल एनर्जी का, जो कि आपका सम है किस किस का, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का, तो आपके पास क्या है वो एम जी एच प्लस जीरो। तो ये तो हो गया भाई पॉइंट ए की बात। अब पॉइंट सी की और बात कर लेते हैं बेटा, एट पॉइंट सी। पॉइंट सी पर क्या होगा भाई, वैसे तो आपको पता ही होगा लेकिन बेटा हमें कैलकुलेट जरूर करके दिखाना है। पहले पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच। सी पॉइंट पर कोई हाइट है भाई ग्राउंड से, नहीं, तो एम जी एच यानी ये क्या आया भाई आपके पास, जीरो आ गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, लेकिन हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी नहीं है सी पॉइंट पर, तो हमें सी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो सी पॉइंट पे बेटा वेलोसिटी कैसे निकालोगे, ऑब्वियस सी बात है इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करोगे। तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है भाई। अब देखो v का स्क्वायर, तो ठीक है भाई v स्क्वायर हो गया, माइनस यू स्क्वायर। यू क्या होती है भाई, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो हमारी। ये किसके आया, इक्वल आया भाई 2as s, यानी इसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर अप की है, यहाँ पे इसने डिस्टेंस कवर अप की है भाई कितनी, h कवर अप की है बेटा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, h। और a की जगह भी क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिर रही है भाई। ये इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा हर टाइप के मोशन के लिए आपकी अप्लीकेबल है। तो आपको जहाँ कहीं भी आपको मोशन में बेटा वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ जाए, उनके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर लिया। तो भाई यहाँ से हमारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, वो क्या आई है 2gh। अब वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया बेटा हाफ ऑफ एम। वी स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, 2gh, यही लिखोगे भाई, स्क्वायर मत कर देना क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, ये वी स्क्वायर ही है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या आया mgh। अगर भाई मैं टोटल एनर्जी की बात करूँ ई की, तो ई आपके पास यहाँ से क्या आई, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या है बेटा, ये mgh। तो आप देख सकते हो दोनों पॉइंट्स पे, ए पे भी और सी पे भी आपका एनर्जी का सम किसके इक्वल आ रहा है, mgh के, यानी कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है। चलो बी पॉइंट पे और निकाल लेते हैं, एट पॉइंट बी।
तो बी पॉइंट पे निकालने के लिए बेटा हमें कुछ तो पता होना चाहिए ना कि भैया ए पॉइंट से कितनी नीचे आ चुकी है या कितनी अप साइड है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि भैया जो हमारा ए पॉइंट था इससे बॉडी ने ये जो बी पॉइंट है ये डिस्टेंस है भाई एक्स, ये डिस्टेंस क्या है बेटा एक्स है। तो नीचे वाली कितनी रह जाएगी भाई एच माइनस एक्स, क्योंकि टोटल क्या थी एच, और ये रहा हमारा भाई पॉइंट बी और ये रहा हमारा पॉइंट सी। तो भैया अब हमारे पास डिस्टेंस का डाटा है, तो चलो निकालते हैं इस पॉइंट पर भी। पहले बात करता हूँ बेटा मैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच होती है। यहाँ पे एच की जगह क्या लिखोगे, एम और जी तो रहेगा भाई, ये दोनों तो होते बेटा कांस्टेंट, तो ये तो चेंज होने वाले हैं नहीं। जो चेंज होने वाला है वो क्या है भाई हाइट। तो बेटा बी पॉइंट की हाइट क्या है ग्राउंड से, एच माइनस एक्स, एच माइनस एक्स, एच की जगह क्या लिखा है इस बार एच माइनस एक्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए बेटा हमें यहाँ पे वेलोसिटी पता होनी चाहिए, तो वो कैसे निकालोगे भाई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करो तो वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर रहेगा, यू स्क्वायर क्या है आपका 0, ठीक है भाई, इज इक्वल टू 2a की जगह क्या आ जाएगा g, और s कितनी डिस्टेंस कवर अप की भाई इसने वेलोसिटी गेन करने के लिए। देखो भाई यहाँ से गिर रहा था वो, यहाँ पे रेस्ट पे था, जैसे जैसे नीचे आता जा रहा है वो वेलोसिटी गेन करता जा रहा है। तो हमें कितनी डिस्टेंस के लिए निकालनी है भाई x, कि उसने जब x डिस्टेंस कवर अप की तो उसके पास वेलोसिटी क्या थी, तो s की जगह क्या आ जाएगा बेटा x आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी भाई, वो सॉरी काइनेटिक एनर्जी बेटा, पोटेंशियल तो हम निकाल चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी हाफ ऑफ एम वी का स्क्वायर, यहाँ से वी स्क्वायर आपका क्या है भाई 2gx, तो भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ गया है mgx। ओके, अब बात कर लेते हैं भाई टोटल एनर्जी की इस केस में भी, यानी ई की। ई क्या होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों को ऐड कर दो भाई, यानी mgh माइनस एक्स प्लस mgx। आप देख सकते हो ये क्या आएगा, ये आपके पास आ गया बेटा mgh माइनस mgx प्लस mgx, अंदर मल्टीप्लाई किया है सिर्फ, mgx से mgx कैंसिल आउट, आपके पास क्या आ गया है mgh आ गया है। तो भाई हम बोल सकते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 2 से और इक्वेशन नंबर 3 से हमारी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ रही है वो क्या आ रही है बेटा कंजर्व्ड आ रही है या कांस्टेंट आ रही है। m भी कांस्टेंट होता है आपका, g भी कांस्टेंट होता है, और h ये हाइट भी क्या आपकी कांस्टेंट है। यानी भाई पूरे सिस्टम की आप A to Z किसी भी पॉइंट पे निकाल लो, आपको एनर्जी क्या मिलेगी कंजर्व्ड ही मिलेगी। इसका अगर बेटा ग्राफ देखना चाहो तो ग्राफ भी ड्रा कर सकते हो। देखो अगर भाई मैं इसके अलोंग पोजीशन ले लेता हूँ और यहाँ से हमें जो कर लेते हैं भैया हमारी टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी या ई लिख लो खाली, ये पॉइंट ए है, यहाँ से पॉइंट बी ले लेते हैं और ये पॉइंट आपका सी है। तो ए पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ तो भाई पहले पोटेंशियल एनर्जी के लिए ड्रा कर लेते हैं। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे क्या है मैक्सिमम है, तो ये लो भाई मैक्सिमम। सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा, सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, सी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो ये पॉइंट आ गया भाई। बी पॉइंट वाला ऑटोमेटिक बेटा बीच में ही है, ये रहा बी पॉइंट। तो ये तो लाइन किसके लिए ड्रा कर दी भाई मैंने, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। ठीक है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है भाई डिक्रीज कर रही है, जैसे जैसे आपकी हाइट डिक्रीज कर रही है आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है। नेक्स्ट भाई बात कर लेते हैं काइनेटिक की। तो ए पॉइंट पे काइनेटिक 0 थी, ए पे वो किस में था भाई रेस्ट में था, 0 थी, और सी पे आते आते बेटा वो क्या होगी थी मैक्सिमम होगी थी भाई। तो ये लो सी पॉइंट पे आते आते वो क्या होगी थी मैक्सिमम होगी थी। अब अगर बेटा आप चाहो तो कहीं भी ऐड करके देख लो, देखो 0 यहाँ पे काइनेटिक तो क्या है, ये ब्लू वाली किसके लिए भाई काइनेटिक एनर्जी के लिए, ये काइनेटिक एनर्जी। आप कहीं भी 2 को ऐड करके देख सकते हो, आपको टोटल एनर्जी क्या मिलेगी कंजर्व्ड मिलेगी, ग्राफ से भी आपको अलग से दिखाई दे रहा है। तो बेटा ये तो था एक और एग्जांपल किसके लिए मैकेनिकल एनर्जी के लिए। भाई मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ एक बॉल के लिए एक स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट नहीं होती, वो बहुत सारी चीज़ों के लिए बेटा कांस्टेंट होती है। मैकेनिकल एनर्जी के अगर भाई किसी सिस्टम में कंजर्व यानी कन्वर्जन नहीं हुआ है तो क्या रहेगी आपकी कंजर्व ही रहेगी। यहाँ पे कन्वर्जन का क्या मीनिंग है बेटा, देखो कई बार क्या हो जाता है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है, एनर्जी एक फॉर्म से भाई E1 से E2 में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे
भाई आपके फ़ोन के अंदर बैटरी है बेटा, उसके अंदर जो आपकी केमिकल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है भाई, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो भाई ऐसे एनर्जी का कन्वर्जन भाई पॉसिबल है। ऐसे बेटा जो लकड़ी होती है उसके अंदर भी एटम की फॉर्म में, या हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी होती है, और वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है भाई, फायर की फॉर्म में। तो भाई एनर्जी का कन्वर्जन हो सकता है। तो कहने का पर्पज ये है बेटा, आपकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी जब तक आपका सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड है, यानी कि भाई वो बाहर से अफेक्ट नहीं हो रहा है, इन्वायरमेंट से क्या नहीं हो रहा है, अफेक्ट नहीं हो रहा है। अब भाई इसके अलावा आपका पेंडुलम होता है, उसकी भी एनर्जी कंजर्व होती है। पेंडुलम क्या होता है बेटा, एक रिस्ट स्पॉट से एक स्ट्रिंग की हेल्प से एक बॉल को लटका दिया जाता है। इस बॉल को बेटा हम बॉल भी बोल देते हैं, इसको लटका दिया जाता है और इसको एक पॉइंट पे ले जाया जाता है और छोड़ दिया जाता है। तो क्या करता है, ऐसे ऐसे स्विंग करता है। तो भी इसके लिए भी आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या रहती है बेटा, कंजर्व रहती है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ जरूर ध्यान रखना है, अगर मैं यहाँ पे कोई बॉल गिरा दूँ, यहाँ से मैंने कोई बॉल गिराई, तो भाई उसके लिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, यहाँ पे नहीं होगी बेटा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। क्यों नहीं होगी, क्योंकि भाई जैसे मैंने बॉल को यहाँ से गिराया तो क्या हुआ, बॉल आ रही है, ठीक है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है जो कैसी है, आपकी कंजर्व्ड फोर्स है। लेकिन यहाँ पे भाई एयर ड्रैग लग रहा है बेटा, और एयर ड्रैग आपकी कंजर्व्ड फोर्स नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होगी, एनर्जी का कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके आइसोलेटेड सिस्टम के लिए आपकी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है भाई, कंजर्व्ड रहती है। नेक्स्ट है बेटा हमारा एनर्जी मास इक्विवेलेंस। नेक्स्ट टॉपिक का क्या नाम है बेटा, एनर्जी मास इक्विवेलेंस। नाम से ही पता चल रहा है किस किस का, या मास एनर्जी इक्विवेलेंस भी बोल देते हैं इसको। एक सेकंड बेटा, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, एनर्जी मास इक्विवेलेंस। एनर्जी को और मास को हम क्या करने वाले हैं भाई, इक्वल पुट करने वाले हैं। तो देखो भैया आइंस्टीन ने दिया था फेमस रिलेशन E = mc², ये आप लोगों ने बेटा बहुत बार देख भी चुका होगा। इससे रिलेशन से क्या प्रूव होता है कि भाई आपके एनर्जी को मास में और मास को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। या अगर मैं अदर वर्ड्स में बोलूँ तो बेटा जो कोई भी मास ऑब्जेक्ट होता है उसके पास एनर्जी हमेशा होती है, चाहे वो रेस्ट पे ही क्यों ना हो। अगर इस यूनिवर्स के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, बेटा ऑब्जेक्ट ही वही होते हैं जिनके पास मास हो, तो भाई उनके पास एनर्जी 101% होगी ही होगी। तो भाई ये एनर्जी मास इक्विवेलेंस है। ये आपका एक चीज़ और शो करता है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो E/m आपका किसके इक्वल आया भाई, c²। बेटा ये c होता है स्पीड ऑफ लाइट, ये क्या होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट, जो कि क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो भाई एनर्जी बाई मास आपका किसके इक्वल आ रहा है बेटा, कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है, कहने का पर्पस कंजर्व्ड। तो भाई एनर्जी और मास के एक साथ बेटा ये क्या प्रूव कर देता है, उनको कंजर्व्ड भी प्रूव करता है। तो एनर्जी मास इक्विवेलेंस शोज दैट एनर्जी एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कंजर्व्ड टुगेदर। भाई एक साथ कंजर्व्ड होते हैं बेटा, वैसे मास आपका कंजर्व्ड नहीं होता। अगर मैं सेपरेटली बात करूं तो बेटा आपका मास क्या नहीं होता, कंजर्व्ड नहीं होता। और बहुत सारी एनर्जी की फॉर्म भी ऐसी है जो कंजर्व्ड नहीं होती, लेकिन एनर्जी और मास का जब हम इक्विवेलेंस लेते हैं तो क्या रहता है, हमेशा कंजर्व्ड रहता है। अब भाई डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। इसके अलावा बेटा एनर्जी कंजर्व होती है, यानी ये सिस्टम के साथ चेंज नहीं होती। अब इसके बाद बात करते हैं भाई हम कोलिजन्स की। किसकी बेटा, कोलिजन्स। कोलिजन होता क्या है भाई, टकराव। सुना हुआ ना भाई, वो एक कार किसी ट्रक के साथ कोलाइड कर गई, तो बेटा हम उसी कोलिजन की अब यहाँ पे बात करने वाले हैं। कोलिजन होता है क्या भाई, एक इवेंट होता है। इस इवेंट में क्या होता है भाई, दो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बॉडी, दो हम बोल सकते हैं भाई रिलेटिव स्ट्रॉन्ग, यानी एक दूसरे कंपैरिजन में क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फोर्स लगाती है भाई। क्या लगाती है, फोर्स, रिलेटिव स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाती है एक दूसरे पर। और कितने टाइम के लिए भाई, शॉर्ट टाइम के लिए। कितने टाइम के लिए बेटा, शॉर्ट टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक पेन है, इस पे ब्लू वाला पेन आया और इस पे ऐसे फोर्स लगा दी, तो आप देख सकते हो जब ये यहाँ पे कोलाइड हुए तो बहुत शॉर्ट इंटरवल था, लेकिन फोर्स बहुत ज़्यादा लार्ज लगी, तो ये क्या था भाई, कोलिजन था। लेकिन बेटा अगर मैं इस पेन को इस पेन की हेल्प से ऐसे पुश करता हूँ धीरे 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 धीरे, तो ये कोलिजन नहीं है आपका। क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा इसमें टाइम का इंटरवल शॉर्ट नहीं है। तो कोलिजन के लिए दो कंडीशन है, पहली बात तो ये इनके बीच में रिलेटिव फोर्स लगनी चाहिए। नेक्स्ट है बेटा
वो शॉर्ट टाइम के लिए होना चाहिए। कैसे टाइम के लिए होना चाहिए भाई? शॉर्ट टाइम के लिए। अब भाई कोलेजन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है इलास्टिक, एक कैसी होती है? इलास्टिक। इलास्टिक आपने पहले भी सुना होगा बेटा वर्ड, जो चीज़ स्ट्रेच की जा सके और वापस से अपनी शेप में आ जाए। और इन इलास्टिक, जिसको भाई अगर आप स्ट्रेच कर दो तो वापस अपनी शेप में ना आ पाए। अब इलास्टिक और इन इलास्टिक का भाई कोलिजन में क्या सेंस है? तो बेटा कोलिजन के अंदर इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें नो एनर्जी लॉस हो, नो एनर्जी लॉस हो, यानी एनर्जी का कोई लॉस ना हो। जबकि इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है भाई? एनर्जी का लॉस होता है। हम ये स्टडी करने वाले हैं कि भैया एनर्जी का लॉस क्यों होता है और कितना होता है। अब भाई इलास्टिक और इन इलास्टिक को भैया अगर मैं कोलिजन की फॉर्म में अगर मैं मेजर करना चाहूँ या देखना चाहूँ कि भाई कोई कोलिजन हो रहा है, वो इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, मैथमेटिकली अगर मैं प्रूव करना चाहूँ, तो भाई हम एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं जिसको हम बोल देते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोफिशिएंट ऑफ रिलायंस। इसको ई से लिख देते हैं। किससे लिख देते हैं बेटा? ई से। और ये किसके इक्वल होता है भाई? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी भाई कोलिजन होने के बाद जिस वेलोसिटी से सेपरेट हुए हैं डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी जिस वेलोसिटी से वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे बेटा? अप्रोच कर रहे थे। ठीक है, सेपरेशन की वेलोसिटी रिलेटिव, और कैसी? रिलेटिव, यानी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखनी है। अब अगर मैं इसी को भाई सिंबल्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो सेपरेशन यानी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। ये बात ध्यान रखना भाई, अप साइड तो मैंने क्या है v2 माइनस v1 और डिवाइडेड बाई क्या क्या है? u1 माइनस u2। रीजन सुनो इसका। देखो भाई ये दो ऑब्जेक्ट थे, ये हमारा ऑब्जेक्ट u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था और ये u2 से। पहली बात तो बेटा ये बताओ इनमें कोलिजन कब होगा? अगर ये u1 एंड u2 इक्वल है तब कोलिजन नहीं होगा। या आपका u1 स्मॉलर है यानी u1 स्लो चल रहा है तो ये गैप क्या होता चला जाएगा? ज़्यादा होता चला जाएगा। तो भाई पहली कंडीशन तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, u1 हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए u2 से, तभी आपका कोलिजन होगा। ठीक है ना, ये ज़्यादा फास्ट चलेगा तभी इसको कैचअप कर पाएगा, तो भाई तभी आपका क्या होगा? कोलिजन होगा। नेक्स्ट बेटा u1 क्या है यहाँ पे? ग्रेटर देन हुआ और u2 क्या है? स्मॉलर हुआ है। अब केस देखो भाई, ये दोनों हो गए भाई कोलाइड। तो कोलाइड होने के बाद बेटा ये वाली जो वेलोसिटी थी, ये वाला जो ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा तो u2 आपकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और u2 को अब हम लिख देते हैं v2 से। u2 को किससे लिख दिया? v2 से। देखो भाई ये ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट जब इसके साथ कोलाइड हुआ तो क्या लगा? इस पर फोर्स लगाई तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जिसको हमने किससे लिख दिया? v2 से। अब भाई इसने फोर्स लगाई है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम, इसको हमने किससे लिख दिया? v1 से। तो यहाँ पे u1 ग्रेटर था, यहाँ पे v2 ग्रेटर है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अप साइड तो क्या आएगा? v2 माइनस v1 और डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। ये भाई इंटरचेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट बेटा, अब अगर आपकी e की वैल्यू, अगर आपके e की वैल्यू 1 आ जाए, e की वैल्यू कैसी आ जाए? 1, तो आपका कोलिजन है इलास्टिक। क्यों है भाई इलास्टिक? देखो कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, यानी आपकी अप्रोच वाली और सेपरेशन वाली डिवाइडेड बाई अप्रोच वाली दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी और कट होके क्या आ जाएगा बेटा? 1। तो इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इसके अलावा भाई अगर मैं परफेक्टली इन इलास्टिक की बात करूँ तो क्या हो जाती है? वो 0 हो जाती है। इन इलास्टिक की, इन इलास्टिक के केस में क्या हो जाती है भाई? 0 हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जब इन इलास्टिक कोलिजन होता है ना, तो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड करता है तो दोनों भाई एक दूसरे के साथ चिपक के और मूव करने लग जाते हैं। यानी भाई वो ऐसे एक दूसरे से टकरा के वापस नहीं होते, वो ऐसे टकराएंगे और साथ साथ क्या करने लग जाएंगे भाई? मूव करने लग जाएंगे इन इलास्टिक के केस में बेटा। तो भाई इन इलास्टिक के केस में, परफेक्टली इन इलास्टिक केस में ई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अब भाई अगर परफेक्टली इन इलास्टिक ना हो, सिंपल इन इलास्टिक हो तो भाई वैल्यू 0 और 1 के बीच में कहीं लाई करेगी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। इसको एक सिंपलर एग्जाम्पल से समझाता हूँ बेटा। एक 5 रुपये की बॉल आती थी पहले, अब भी आती होगी, लेकिन भाई कोरोना के चलते आप लोग शायद उसको परचेज ना कर पाओ। तो भाई उस बॉल का क्या होता था? अगर आप उसको गिरा दो तो बेटा बहुत बार जंप करती थी ऐसे ऐसे। तो वो बॉल कैसी थी भाई? इलास्टिक थी, लेकिन बेटा परफेक्टली इलास्टिक नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि भाई अगर हम उस बॉल को यहाँ से गिराते थे तो बेटा वो बॉल यहीं तक वापस आ पाती थी। अगर वो परफेक्टली इलास्टिक होती तो क्या होता? अगर आप बॉल वो यहाँ से गिराते तो बेटा वो इसी पॉइंट तक वापस आ जाती। अगर हम एयर ड्रैग को यहाँ से रिमूव कर देते, यानी एयर को यहाँ से निकाल देते, तो
जबकि अगर इन इलास्टिक हो, यानी एक स्टील की बॉल या मेटल की बॉल ले लो और उसको गिरा दो, तो क्या होता है, जब मेटल की बॉल किसी चीज़ को गिराते हो ऐसे गिर जाती है नीचे और वही रुक जाती है। तो किसका एग्जाम्पल हो जाता है बेटा, इन इलास्टिक का। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट आपने अप साइड से गिराया और डाउन साइड गिरने के बाद बेटा अगर वो थोड़ा सा भी अप साइड हिला है, तो इसका मतलब कैसा, परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं है। अगर बॉडी परफेक्टली इन इलास्टिक है तो आप ऐसे गिराओगे उसको, वैसे रुक जाएगी यहीं की डाउन साइड। अब बाई वन इनको सेपरेटली और स्टडी कर लेते हैं भाई, इलास्टिक को और इन इलास्टिक को। पहले बात कर लेते हैं बेटा इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन यानी जो आपकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी वही क्या होगी बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी। अब एक चीज़ ध्यान रखना भाई, कोलिजन आपका चाहे इलास्टिक हो चाहे इलास्टिक हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो भी कौन सा, लीनियर वाला कंजर्व रहेगा। नेक्स्ट बेटा आपकी एनर्जी भी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, क्योंकि हमारा सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड है। भाई दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये ए ले लिया ऑब्जेक्ट और ये बी ले लिया है भाई, ठीक है। इनकी इनिशियल वेलोसिटी है u1 और इसकी है भाई u2। उसके बाद बेटा वो हो गए कोलाइड, ठीक है। ये ए वाली बॉडी है आपकी, बी वाली बॉडी है। कोलिजन के बाद वो क्या करने लगे भाई, फिर से मूव करने लगे, ये ए है और ये बी है। कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी है v2 एंड v1, ठीक है भाई। एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, तो जो अप्रोच की वेलोसिटी वही आपकी किसकी हो जाएगी बेटा, सेपरेशन की हो जाएगी। एक सेकंड भाई, ये लो v1 से। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, इनकी डायरेक्शन इनिशियली तो भाई ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था और ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही आपका कोलिजन होगा, कोलिजन होने के बाद क्या हो जाएगा, वो एनर्जी का एक्सचेंज करेंगे। एनर्जी का एक्सचेंज होने के बाद भी बेटा मूव तो इसी डायरेक्शन में करेंगे, ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन इनकी वेलोसिटी में स्लाइटली चेंज हो सकता है बस। तो वही निकालने वाले हैं कि भाई कितना चेंज होगा और किसकी वेलोसिटी में होगा। तो भाई चलो पहले तो ये प्रूव करते हैं कि हमारा इस टाइप का जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक कोलिजन होता है। कैसे प्रूव करोगे भाई, ई की वेलोसिटी से, सॉरी ई की वैल्यू से। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, लीनियर मोमेंटम को हम पी से लिखते हैं, ये क्या होता है एम वी। एनर्जी क्या होती है भाई, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे हम यहाँ पे मोस्टली। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो भाई इन सिस्टम के लिए एक बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दो, एक बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, और भाई आपका रिजल्ट आ जाएगा बेटा। तो देखो पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। तो भाई फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है आपका, m1 v1 प्लस m2 v2। ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई, इनिशियल मोमेंटम यानी m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है भाई। अब बेटा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी m2 यहाँ पे भी m2 है, तो m2 वाली टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं और m2 को कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, v2 माइनस u2 इज इक्वल टू, इधर से भाई m1 कॉमन ले लिया है, तो ये आपके पास क्या आ गया है u1, तो यहाँ पे पहले इसी था, v1 को इस साइड लिया है, कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा। तो भाई ये तो था आपका, हमने क्या लगा दिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब लगा देते हैं भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो भाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या है, हाफ ऑफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 का होल स्क्वायर। यही होगी भाई। हाफ आप देख सकते हो यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन आ सकता है, और उसको आप क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो। तो भाई हाफ को मैं हर जगह से क्या कर देता हूँ बेटा, रिमूव कर देता हूँ। अब जो हमारे पास टर्म आई है उनमें से बेटा फिर से यहाँ पे m2 को हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आएगा भाई, v2 तो यहाँ पे पहले से ही था बेटा, तो v2 का स्क्वायर, उधर से m2 u2 जब इस साइड आएंगे तो कैसे हो जाएंगे नेगेटिव, और m2 को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से बेटा हमने m1 को कॉमन ले लिया, तो क्या है आपके पास u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, यही आएगा। अब अगर आप इससे बेटा इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं और ये इक्वेशन सेकंड लिख लेते हैं, अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो आप देख सकते हो m2 से m2 कैंसिल आउट हो रहा है, यानी सिर्फ आपके पास क्या बच जाएंगी, वेलोसिटीज बच जाएंगी। तो चलो बेटा एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर सेकंड बाय फर्स्ट,
सेकंड बाई फर्स्ट। इसी तरह रखना, देखो बेटा यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको आप साइड ले लो ताकि कैंसिल आउट हो गया आपकी अब साइड टर्म आ जाए। ओके, इज इक्वल क्या आएगा भाई, डिवाइड करते हैं तो हम एक बार लिख लेते हैं m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। ये तो आपकी सेकंड इक्वेशन है, डिवाइड करनी फर्स्ट से। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, m2 v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई इसके डिवाइड में क्या आएगा भाई, m1 u1 माइनस v1। तो वही देख सकते हो आप, m2 से m2 कैंसिल आउट हो गया है, m1 से m1 कैंसिल आउट हो गया है। और अगर आप इनके स्क्वायर को ओपन करते हो तो आपके पास क्या आता है भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी और a प्लस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी डिवाइडेड बाई v2 माइनस u2 इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a प्लस बी यानी u1 प्लस u2 इंटू u1 माइनस u2। ये आपके पास क्या आ गया भाई, u1 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस v1। भाई इससे ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो चुकी है बेटा और इससे ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो चुकी है। तो हमारे पास क्या निकल के आया है भाई, हमारे पास आया बेटा v2 प्लस u2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1। यहाँ से आपके पास बेटा ये वाली टर्म निकल के आई है। अब अगर आप बेटा इसको एक तरफ करके लिखना चाहो, यानी v1 वाली टर्म्स को एक तरफ करके लिखना चाहो और v2 वाली टर्म्स को एक तरफ करके लिखना चाहो तो भी लिख के दिखा सकते हो। ये आपके पास क्या जाएगा, v2 तो इधर प्लस का था, ये v1 आके माइनस का हो गया इज इक्वल टू u1 माइनस u2। तो भाई आपकी जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है ये वाली क्या बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आप देख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू किसके आगे है भाई, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 एंड u2, जिससे वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे थे। तो इससे कैसे क्या पता चला कि भाई हमारा कोलिजन कैसा है बेटा, पहली बात तो इलास्टिक है, हमारा कोलिजन कैसा है भाई, इलास्टिक कोलिजन है। नेक्स्ट भाई अब हम निकालना चाहते हैं कि उनकी वेलोसिटीज क्या होंगी, तो उनकी वेलोसिटीज को देखो भाई कैसे निकालेंगे। तो बेटा मैं इस डायग्राम को कर रहा हूँ रब और हमारे इस फाइनल रिजल्ट को लिख लेते हैं भाई। यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा मैं v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, ये तो हमारा फाइनल रिजल्ट था। इसके अलावा भाई मोमेंटम भी आपका कंजर्व था तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। तो बेटा अब हम यहाँ से निकालना चाहते हैं v1 की वैल्यू। तो भाई इस इक्वेशन से अगर हम v2 को रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ v1 आ जाएगा। तो भाई एक काम करो, इससे v2 की वैल्यू निकाल लो और इस मोमेंटम वाली के अंदर क्या कर दो, पुट कर दो। तो यहाँ से अगर आप v2 की वैल्यू निकालते हो तो आपके पास क्या आती है भाई, u1 माइनस u2 और v1 उस साइड जाएगा बेटा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब इस मोमेंटम वाले के अंदर पुट कर दो, तो मोमेंटम वाले के अंदर जब पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा भाई, ये m1 v1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 प्लस v1, यही आएगा इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। अब भाई इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं हम, m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1, यही आएगा भाई मल्टीप्लिकेशन होने के बाद। और इस साइड का आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। अब बेटा जो यहाँ पे आपको कुछ कॉमन टर्म्स दिखी, जैसे v1 यहाँ पे भी है तो इनको एक तरफ कर लेते हैं और कॉमन ले लेते हैं। तो ये v1 आपका यहाँ से कॉमन आ गया है, अंदर क्या बचा भाई m1 प्लस m2। दूसरी साइड देखो भाई, यहाँ पे भी u1 है और यहाँ पे भी u1 है, तो इसको इस साइड ले बेटा, नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ से u1 कॉमन ले लो। तो ये आपके पास क्या है, m1 माइनस m2 इंटू u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 u2। इस m2 u2 को इस साइड लेके आगे कैसा हो जाएगा बेटा, ये प्लस का, तो हम लिखते हैं प्लस 2 m2 u2। तो यहाँ से बेटा जो आपकी v की वैल्यू आई है, v1 की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है भाई आपके पास, m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास वही वो वेलोसिटी आ गई है, जिससे हमारा जो फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करने वाला है, मूव करने वाला है आफ्टर इलास्टिक कोलिजन। कैसे कोलिजन के बाद, इलास्टिक कोलिजन के बाद। इसके अलावा भाई अगर आप v2 निकालना चाहो तो v2 भी भाई सिमिलर तरीके से निकाला जा सकता है। यहाँ से v1 की वैल्यू निकालो और इसके अंदर पुट कर दो, v1 रिमूव हो जाएगा और आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा, v2 बच जाएगा। लेकिन भाई एक अप्रोच और भी यूज कर सकते हो आप, वो क्या है
कि भाई इस v1 की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दो, अपने आप रिमूव हो जाएगा। ये v1 हमें इस इक्वेशन से क्या करना था, रिमूव करना था ना, तो ये v1 की वैल्यू रही, इसको इसके अंदर पुट कर दो, अपने आप रिमूव हो जाएगा। तो भाई इस वाली इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट से v1 की वैल्यू निकालो और इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर क्या कर दो बेटा, पुट कर दो। तो पुट करने के बाद आपके पास क्या आएगा भाई, हमारे पास आ जाएगा बेटा v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, तो पहले से ही था। v1 की वैल्यू पुट करो, v1 की वैल्यू क्या है, m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यही था भाई। अब बेटा इसी को आप क्या कर सकते हो, u1 ये रहा और u1 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, u1 को कॉमन ले लिया, u1 को कॉमन लिया तो यहाँ पे तो क्या बच गया 1, और इस वाली टर्म में क्या बचेगा भाई, प्लस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ओके, नेक्स्ट भाई u2 यहाँ भी है और u2 यहाँ भी है, तो u2 को भी आप क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो भाई प्लस u2 को कॉमन लिया है, तो प्लस u2 को कॉमन लिया है, तो देखो यहाँ से u2 हट गया, तो क्या है आपके पास 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। और एक ये माइनस का u2 था, माइनस u2 से में से u2 कॉमन ले लिया है, तो -1 आपका क्या अंदर की तरफ बच गया बेटा। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं भाई, हमारी यहाँ से v2 जो आई है वो किसके इक्वल आ गई है, एलसीएम ले लो इनका, तो ये u1 ब्रैकेट एलसीएम हो गया भाई m1 प्लस m2, तो 1 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, m1 प्लस m2 से, प्लस m1 माइनस m2। ओके, सिमिलरली भाई इसका भी एलसीएम ले लो, u2 ब्रैकेट डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो हमने एलसीएम ले लिया है, तो ये 2m2 तो एज इट इज, और 1 की जगह क्या आ जाएगा, माइनस m1 माइनस m2। ध्यान रखना भाई यहाँ नीचे प्लस था, लेकिन ये कैसा साइन है माइनस का, तो मैंने साइन चेंज करके लिख दिया यहाँ पे। ओके, तो भाई अब अगर मैं यहाँ से v2 की वैल्यू लिखना चाहूँ, तो v2 की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो क्या आई है, देखो m1 क्या हो गया भाई, 2m1 हो गए हैं, और m2 से m2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो चुका है। सिमिलरली यहाँ पे 2m1 था, ये एक m1 है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही m1 बच जाएगा। अगर मैं इसको लिखूँ तो ये होगा 2m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये तो बच गया भाई इस साइड से, प्लस यहाँ से क्या बचेगा भाई आपका m2 माइनस m1 इंटू u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इस चीज़ का ध्यान रखना है भाई कि जब कभी भी कॉमन लो रीअरेंज करो टर्म्स को, तो भी आगे कोशिश करो बेटा प्लस की टर्म रखो और पीछे आपकी जितनी नेगेटिव टर्म आ रही है उनको लिख लिया। तो भाई ये इलास्टिक कोलिजन के लिए हमारे पास वेलोसिटीज भी आ चुकी हैं।